और ए में कहता है ये पॉइंट नंबर 8 ए में कहता है सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। जब वो होम कंजम्पशन मतलब वेयर हाउस से क्लियर कराने जाएगा, उससे पहले ही अगर हमने क्या करा कि पहले माल छुड़ाने से पहले ही आईजीएसटी पे करने से पहले ही उसको सेल आउट कर दिया, तो ऐसे केस में डायरेक्टली बाहर से कनाडा से आना था, कनाडा से आके यूएस जाना था। हमने वेयर हाउस पे पड़ा हुआ था माल, इंडियन वेयर हाउस पे था लेकिन रिलीज़ नहीं कराया, हमने वहाँ से डायरेक्टली उसको सेल आउट कर दिया, तो ऐसे केसेज़ में क्या होगा, वहाँ पे शेड्यूल 3 में वो ट्रांज़ैक्शन फ़ॉल कर जाएगी और उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। यहाँ लिख दिया गुड्स सोल्ड डायरेक्टली फ्रॉम वेयर हाउस विदाउट सेल्फ क्लियरिंग फॉर होम कंजम्पशन। होम कंजम्पशन एक टर्म यूज़ होती है, कस्टम में ये टर्म यूज़ होती है, कस्टम एक्ट में होम कंजम्पशन, जहाँ पे फैक्ट्री में माल लेने के लिए कहते हैं रिलीजिंग फॉर होम कंजम्पशन के लिए। उसको होम कंजम्पशन एक टर्म यूज़ करी जाती है जब वे बाहर से हम माल छुड़ाते हैं और रिलीज़ कराते हैं अपनी फैक्ट्री के लिए, तो उसको कहते हैं होम कंजम्पशन। तो यहाँ पे विदाउट सेल्फ क्लियरिंग फॉर होम कंजम्पशन बिना फैक्ट्री में लाए उसने क्या करा, उसने वहीं से वेयर हाउस से ही डायरेक्टली यूएस वाले क्लाइंट को बेच दिया। ठीक है? बाहर से बाहर ही उसने बेच दिया एक तरीके से, बाहर से बाहर इसको हम टोटली इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे इंडियन वेयर हाउस में जो है ये आया था, लेकिन इंडियन वेयर हाउस में आया था, लेकिन उसमें क्या था कि वो इंडियन वेयर हाउस में आया, लेकिन वेयर हाउस से ही वो चला गया। ठीक है ना? वो हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया था इंडिया वाला, इंडिया में वो यहाँ पे वेयर हाउस में तो आया था, वेयर हाउस से, लेकिन यहाँ से क्लियर नहीं कराया, इधर को मूवमेंट नहीं कराई, उसकी दोबारा यहाँ से कनाडा से आया था, हमने एग्ज़ाम्पल लिया था और यहाँ पे हमने इसको मूवमेंट यूएस को करा दी। तो ऐसे केसेस में क्या था, उसको मान लेंगे कि ये जो है एक तरीके से इंडिया में आया ही नहीं, बाहर की बाहर ही ट्रांज़ैक्शन हो गई, इसको कह देंगे, इसलिए ये शेड्यूल 3 में जो है फ़ॉल कर जाएगा। ठीक है? क्योंकि अगर इसके ऊपर आईजीएसटी लेता, मान लो ये क्लियर करा लेता अपनी फैक्ट्री में, तो इसको ये आईजीएसटी पे करता। पहले ये आईजीएसटी पे करता और फिर जब वो एक्सपोर्ट करता, तो उसका प्रोविज़न हम पढ़ेंगे सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट कहता है, उसको ज़ीरो रेटेड बना देता है। और जो चीज़ें ज़ीरो रेटेड बन जाती हैं, ज़ीरो रेटेड के अगेंस्ट जोन-सी हमने अ, ख वो टैक्स पे किया होता है, मतलब ये जो टैक्स आईजीएसटी पे करेगा, उसका रिफंड मिल जाता है। तो पहले वो पे करे, मिस्टर ए इसको पे करेगा, फिर आईजीएसटी पे करेगा, फिर जब इसको ये एक्सपोर्ट करेगा, फिर इसका रिफंड लेगा, ठीक है ना? मान लो ये द 10,000 रुपए उसने पहले आईजीएसटी बना, उसका पहले पे करा, फिर उसका रिफंड लगा, तो इसका क्या फ़ायदा हुआ? तो ऐसे केसेज़ में जो है इसको शेड्यूल 3 में ही डाल दिया गया, तो ऐसे शेड्यूल में वहाँ पे इसको नाइदर अ गुड्स नॉर अ सर्विस मान लिया जाएगा, जो बाहर से ही इंडिया में वेयर हाउस में आते ही वहीं से ही जो है वो एक्सपोर्ट हो जाता है। अब लास्ट केस हमारा क्या बनता है? लास्ट केस को समझ के हमारा शेड्यूल सेक्शन 7 कंप्लीट हो जाएगा। 8 पार्ट बी कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन by endorsement of document of title to the goods after the goods dispatched from the port of origin located outside India but clearing for home consumption। समझ नहीं आया, इसको भी एग्जांपल से समझेंगे। इसके लिए भी एग्जांपल ड्रॉ करते हैं, सेम इसी तरीके से जो अभी हमने किया, इसी तरीके से इसकी भी बात निकल के आती है। ये क्या कहता है, इस पे भी हम वही एग्जांपल लेंगे ताकि हम रिलेट कर सकें पिछले वाले, और इसमें फ़र्क क्या है वो देखने के लिए हमें सेम एग्जांपल लेना होगा। कनाडा, ये इंडिया, कनाडा, हमने ये एग्जांपल लिया था। पहले वाले में क्या हुआ था, वेयर हाउस से यूएस में हमने माल भेज दिया था, तो शेड्यूल 3 में फॉल कर दिया था। अब यहाँ पे भी सेम होने जा रहा था। यहाँ पे भी पहले वो माल जो है इंडिया में मँगाता, फिर यहाँ से वेयर हाउस से उसको बेच देता। ठीक है? यहाँ पे फ़र्क क्या पड़ा, यहाँ पे हमने जब कल डेफिनिशन पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने इंडिया की डेफिनिशन पढ़ी थी। हमने इंडिया की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, वहाँ पे लाइन से जो है 12 नॉटिकल माइल्स पढ़ा था, अगर ध्यान है किसी को, 12 नॉटिकल माइल्स तक, या फिर उसमें हमने 200 नॉटिकल्स माइल्स पढ़ा था, 200 नॉटिकल, यहाँ तक लेते हैं इसको, 200 नॉटिकल माइल्स। तो हमने कहा था कि इंडिया का जो दायरा है, वो बेस लाइन से जो है 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है इंडिया माना जाता है।
इसके बाद क्या बोलेंगे उसको, इसको बोलते हैं हाई सी एरिया, हाई सी एरिया। ठीक है, ये 200 नॉटिकल माइल्स तक, ये जो 12 नॉटिकल माइल्स तक की जो एलिजिबिलिटी होती है कस्टम के पास 12 नॉटिकल माइल की होती है, लेकिन जीएसटी जो लगता है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक लगता है। ठीक है, जीएसटी का दायरा जो है इंडिया का बड़ा है जीएसटी लगाने के लिए, 200 नॉटिकल माइल्स तक कवर करता है वो इंडिया की बेस लाइन से। तो एग्जाम्पल जो हम समझ रहे थे, हम कनाडा से, हमने पहले वाले एग्जाम्पल में क्या करा था, हमने यहाँ पे वेयर हाउस में मंगाया था, ये वेयर हाउस था, या वेयर हाउस से हमने क्या किया था, उसको वेयर हाउस से ही कनाडा एक्सपोर्ट कर दिया था। इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, यूएस वाले का फोन जो था वो जल्दी आ गया, पहले जो फोन आया था वो वेयर हाउस में पड़ा हुआ था, गुड्स तब आया था। अब जो फोन आया उसका पहले ही आ गया, तब क्या हुआ था, यहाँ से कनाडा से माल निकल रहा था, इंडिया के लिए आ रहा था। ठीक है, इसी की शिपमेंट आ रही थी लगा लो। तो ये शिपमेंट जो है इंडिया से आने की जगह, इसने क्या करा, इसकी शिपमेंट आने ही वाली थी, इसने क्या करा, इस शिपमेंट को यहीं से कैंसल करके, इसके बाद ऑर्डर आ गया, इसने यहाँ से यहाँ मूवमेंट करा दी, इसने मूवमेंट यहाँ से यहाँ करा दी। तो ऐसे केसेस में जो क्या हुआ, सेलर कौन है, मिस्टर ए ही सेलर है, और ये यहाँ से माल लेता और इसको बेचता, इसने कनाडा से ही यूएस की मूवमेंट करा दी। तो ये जो केसेस है जहां पे इंडिया में वेयर हाउस में नहीं आया, वो डायरेक्टली बिफोर होम कंजम्पशन से पहले ही जो है वो डायरेक्टली जो है सेल आउट हो गया, इसको हाई सी सेल्स कहेंगे। उन केसेस में भी जो है जीएसटी का शेड्यूल 3 में वो फॉल कर जाएगा। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, सप्लायर ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी। कंसाइनी कौन हुआ, मिस्टर ए। हमारे एग्जांपल में जो सप्लायर था, कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय एंडोसिंग टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट, उसने क्या करा, जो ऑनरशिप थी, ऑनरशिप मिस्टर ए की ऑनरशिप आनी थी, मिस्टर ए की ऑनरशिप आनी थी, उसने बिल काट दिया यूएस वाले को, यूएस वाले को बिल काट दिया, यूएस वाले को ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी। बेसिकली कहने का मतलब ये है, टू ऑनरशिप ऑफ द टाइटल ऑफ गुड्स आफ्टर गुड्स हैज बीन डिस्पैच फ्रॉम द पोर्ट ऑफ द ओरिजिन। पोर्ट ऑफ द ओरिजिन कौन सा है, ओरिजिन कहाँ हुआ था उसका, ओरिजिन हुआ था कनाडा। तो डिस्पैच आफ्टर द गुड्स हैज बीन डिस्पैच फ्रॉम द पोर्ट ऑफ द ओरिजिन, पोर्ट ऑफ द ओरिजिन कनाडा से निकला, कनाडा से निकला आफ्टर, देखो एक एक वर्ड को थोड़ा सा पढ़ लो, लास्ट चीज है, इसको ढंग से वो करते हैं। आफ्टर द गुड्स हैज बीन डिस्पैच फ्रॉम द कनाडा लोकेटेड आउटसाइड इंडिया ऑब्वियसली, बट क्लियरिंग फॉर होम कंजम्पशन, यहाँ पे भी वो अपने पास नहीं लाया, उसने बाहर का बाहर बेच दिया, इसको हम कहेंगे गुड सोल्ड बिफोर रीचिंग इंडिया टू अदर पर्सन। यहाँ इंडिया में ही नहीं आया, पहले वाला जो एग्जांपल था वहां इंडिया में एंटर कर चुका था, इंडिया के वेयर हाउस में था, वहां के वेयर हाउस से बेच दिया था, वहां वेयर हाउस से फैक्ट्री को नहीं लाके वेयर हाउस से बेच दिया, यहाँ पे इंडिया में ही नहीं आया, इंडिया में ही एंटर नहीं हुआ और बाहर के बाहर ही उसको बेच दिया, तो वो 8 पार्ट बी में फॉल कर जाएगा, वो भी शेड्यूल 3 में है। और पार्ट ए अगर वेयर हाउस से बेचता है तो भी वो पार्ट ए में है। तो ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है शेड्यूल 3 में फॉल कर जाएगी, जिसमें शेड्यूल 3 में जो मेन जो ट्रांजेक्शन है वो पॉइंट नंबर 5 है, क्योंकि वहां पे जो एक्सेप्शन है वहां पे शेड्यूल 2 पार्ट पैराग्राफ 5 ऑफ क्लॉज बी एक्सेप्शन बनती है। पॉइंट नंबर 6 एक्शनेबल वाली क्लेम वाली जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्योंकि वहां पे एक्शनेबल क्लेम में सारे एक्शनेबल क्लेम को जो है शेड्यूल 3 में कवर कर दिया और जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया, लेकिन लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग को जो है उस पे जीएसटी के दायरे पे रखा। उसके बाद जो है बाकी जो केसेस आते हैं वहाँ वो बाहर से बाहर ही नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में हो गई, कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर वो गुड्स इंडिया में आए, जो हमने पॉइंट नंबर 7 में पढ़ा, इंडिया में आए तो जीएसटी की एलिजिबिलिटी आ जाएगी और वो शेड्यूल 3 में बाहर नहीं होगी। और 8 में हमने 2 पार्ट में कवर किया, जहाँ पे वेयर हाउस में आ गया, वेयर हाउस से निकाल दिया, और दूसरे केस में वेयर हाउस तक ही नहीं पहुंचा, वो इंडिया में ही नहीं पहुंचा, बाहर के बाहर ही बेच दिया, वो भी शेड्यूल 3 में आ गया। तो ये सारे केसेस हमारे शेड्यूल 3 में आ गए। इसको रिवाइज अगर करना है, रिवाइज करें फटाफट, इसको फटाफट 5 मिनट में देखो ऐसे रिवाइज करते हैं। अगर हम इसको करें, हम माइंड में रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा सेक्शन 7, सेक्शन 7 में हमने पढ़ा सेक्शन 7 1, सेक्शन 7 में हमने सेक्शन 7 1 में पढ़ा,
सेक्शन 7(1) में सेक्शन ए में पढ़ा एनी कहता है सप्लाई मीन एनी काइंड ऑफ सप्लाई, जिसमें उसने ऐड करा सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज़, रेंटल सारा ऐड कर दिया। बहुत ही वाइडर डेफिनिशन बना के उसमें सेक्शन 7(1) बी में करा इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन वाले को इम्पोर्ट कर लिया। उसने सी पार्ट में और दायरा बढ़ाने के लिए शेड्यूल 1 को ऐड कर दिया कि जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होगी, फिर भी ये 4 ट्रांज़ैक्शन पराई जो 4 ट्रांज़ैक्शन है, पराई PRAI इसको भी जो है हम जीएसटी इसके ऊपर भी लगाएँगे। फिर नया सेक्शन 7(1) आया जिसने शेड्यूल 2 में क्लैरिफाई किया कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगी और ये सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। उसके बाद सेक्शन उसके बाद कहता है सेक्शन 7(2) बात करता है, सेक्शन 7(2) कहता है हम शेड्यूल 3 की बात करेंगे जो कि जिसमें उसमें वो जो गुड्स भी नहीं होगा और वो सर्विस भी नहीं होगा। तो ये इस तरीके से हमने क्या पढ़ा? सेक्शन 7 सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़ा। इसमें अगर देखते हैं इस सेक्शन 7 में अगर कोई छोटा-मोटा पार्ट रह रहा है इसमें छोटा-मोटा पार्ट रह रहा है कुछ तो उसको भी सम अप कर देते हैं। ये 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 इसका एक एक्सेप्शन है, इसको भी सेक्शन सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 छोटा-सा ही है। इसको भी क्लोज़ करते हैं, हमारा सेक्शन 7 मेन सेक्शन जो है हमारा आज पूरा हो जाएगा। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सेक्शन कहता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 1 भाड़ में जाए। सबसेक्शन 2 कहता है सबसेक्शन 1 भाड़ में जाए। सेक्शन शेड्यूल 3 में जो है जो-सी चीज़ें होंगी उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। हमने शेड्यूल 3 में पढ़ा, ठीक है ना? वो लिखा हुआ था सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में और सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 के पार्ट बी में कहता है एनी एक्टिविटी और ट्रांज़ैक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकन बाय central government, state government, or any local authority in which they are engaged in as a public authority, as may be notified by the government on the recommendation of council. कोई ऐसी एक्टिविटी शेड्यूल 3 के अलावा अगर गवर्नमेंट को लगती है कि इन एक्टिविटी पे भी इन एक्टिविटी को भी सप्लाई नहीं मानना चाहिए, तो वो एज पर सेक्शन 7(2) सबसेक्शन बी सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी जो है वो है उसको नोटिफाई कर देगी कि इन इन एक्टिविटीज को भी पे भी जो है सप्लाई इन एक्टिविटीज को भी सप्लाई नहीं माना जाएगा, राइट? मतलब शेड्यूल 3 के अलावा भी गवर्नमेंट कुछ और एक्टिविटीज भी इसमें डाल सकती है। ये पावर बेसिकली यहाँ पे डाली गई है। ठीक है? इसमें यही कहता है कि शेड्यूल ए और बी में कुछ ऐसी एक्टिविटी डाल दी जाएँगी व्हिच इज़ ट्रीटेड नाइदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स जिसको गुड्स भी नहीं माना जाएगा और जिसको सर्विसेज भी नहीं माना जाएगा। लास्ट सबसेक्शन 3 कहता है इसका सब्जेक्ट टू प्रोविज़न सबसेक्शन 1, 1A, 2 ऊपर जो लिखा था उसके अलावा सब्जेक्ट टू दिस गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल स्पेसिफाइड बाय नोटिफिकेशन ट्रांजैक्शन जो कि मानी जाएगी सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस। बेसिकली 3 में ये कहना चाह रहा है, इसके अलावा जो अभी हमने ऊपर सारी बात करी, इसके अलावा गवर्नमेंट जो है अलग से नोटिफ़िकेशन के बाद जैसे ये वाली ट्रांज़ैक्शन नोटिफ़ाई कर दी ना कि शेड्यूल 2 में बता दिया ये जो है सर्विस रहेगा, ये गुड्स रहेगा। इसके अलावा भी कोई और चीज़ें निकल के आती हैं, तो वो कहता है सबसेक्शन 3 में जो गवर्नमेंट इसको बाद में नोटिफ़ाई कर देगी कि इसको सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे, ठीक है? इसको सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस वो नहीं रहेगी या फिर उसको सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं रहेंगे। इसको बेसिकली बाद में भी नोटिफ़ाई कर सकती है। देखो 2 पावर उन्होंने अपने पास और रख ली कि शेड्यूल 3 में जो लिखा है शेड्यूल 2 और 3 के लिए। शेड्यूल 3 में उसने क्या करा सेक्शन 2 क्लॉज़ बी में क्या करा शेड्यूल 3 में तो लिख ही दी कि ये सब गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है। कि फिर भी रख ली उसने कि इसके अलावा और कुछ लगता है तो गवर्नमेंट उसको नोटिफ़ाई कर देगी शेड्यूल 3 को मतलब और बढ़ा देगी एक तरीके से, ठीक है? इसके अलावा 3 में लिख दिया कि शेड्यूल 2 में तो वैसे बता ही दिया है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्लैरिफाई कर दिया है काफ़ी। अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे जो है उसको क्लैरिफाई कर देगी कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, सर्विस नहीं है और या फिर ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है। तो इसी के साथ ये चैप्टर ये चैप्टर तो क्या कहें ये सेक्शन इस चैप्टर का हमारा फिनिश होता है सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 बहुत ही इंपॉर्टेंट विद शेड्यूल 1
शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3।